हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 56 देखेंगे और पार्ट 55 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। ये इस सीरीज का सेकेंड लास्ट वीडियो है। यानी कि एक और वीडियो आएगा इस सीरीज के अंदर और ये सीरीज आपका समाप्त हो जाएगा। यानी पार्ट 57 जो होगा ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1900 MCQs। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के जो हम लोग की आंखें हैं उसमें रेटिना है, रेटिना पर ही इमेज बनता है। वो जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है, वो इमेज वास्तविक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें वस्तु तो सीधी दिखाई पड़ती है, वो इसलिए इस उल्टे इमेज को हमारे ब्रेन के द्वारा सीधा कर दिया जाता है। लेकिन रेटिना पर इमेज वास्तविक और उल्टा ही बनता है। यदि किसी लवण का pH 7 है तो यह लवण डैश है। तो अगर किसी सॉल्ट का pH 7 है इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। तो जब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के pH लवण का 7 होता है। तो बी आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लवण है ये क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। तो उदासीन लवण हमें मिलेगा जब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे। सशक्त का मतलब मजबूत। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। ये पिछले वीडियो में भी ये सवाल आया हुआ था, वहाँ मैंने गलत आंसर टिक मार दिया था, 6 मार दिया था, माफ़ करना 7 मार दिया था। आंसर इसका 6 होगा। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, Na2CO3। तो 3 है ऑक्सीजन का, 1 है कार्बन का, 4 हो गए और यहाँ 2 है सोडियम का, तो 6। तो हमारा आंसर यहाँ पर 6 होता है, लेकिन मैंने 7 आंसर मारा था तो आप करेक्ट कर लेना। पीतल के घटक क्या है? पीतल जो कि एक मिश्र धातु है, आपको बताना है इनमें से किसका है। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। तांबा और टीन यानी कि कॉपर प्लस टीन ये होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि कांच से। और ये है कॉपर प्लस जिंक जो कि है ब्रास यानी कि पीतल। लेड और टीन क्या होता है? Pb प्लस Sn ये होता है रांगा जिसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्रोमियम और निकल, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, उसके बाद होता है आयरन, मैग्नीज, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्डेड है कहने का मतलब कौन सा यौगिक? ये प्रोपाइन है तो ये एल्काइन हो गया। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये प्रोपीन है यानी कि एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये प्रोपेन है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एल्केन है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है CH2CH2CH2OH। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके तुलना में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बारिश हो रही है तो हो सके बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ज्वार भाटीय ऊर्जा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, तो जो परमाणु के नाभिक होते हैं वो भी सोर्स है एनर्जी के। पृथ्वी का आंतरिक भाग से जियोथर्मल एनर्जी हमें मिलती है। संचित भूमि हमारा आंसर हो जाएगा, ये कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH डैश होता है। इसमें से बताना है अत्यधिक अम्लीय कौन होगा जिसका pH 0 होगा इन सब के तुलना में। वैसे तो ये भी काफ़ी अम्लीय है, ये भी काफ़ी अम्लीय है, pH 1, लेकिन इन सब में अगर हम देखें तो ये 0 वाला जो होगा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। 7 वाला तो उदासीन होगा और pH 14 यानी कि अत्यधिक क्षारीय हो गया ये। अब एक सॉल्ट है जिसका pH मान 12 है तो यह डैश का लवण है। अम्ल क्षार मिलते हैं, लवण का निर्माण होता है। एसिड बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट का जो pH है वो 12 है यानी कि क्षारीय है। ये जो सॉल्ट है ये बेसिक है, क्षारीय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षार है वो प्रबल है यानी कि मजबूत है और जो अम्ल है वो दुर्बल है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? यानी कि ड्राई होती है
और उनमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। यह है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, और इनके स्किन में शल्क होते हैं। पक्षी वर्ग में पक्षियों के स्किन में भी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन एक ग्लैंड आप याद रख सकते हो, ऑयल ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथि। स्तनधारी की स्किन पे बाल होते हैं, तेल ग्रंथियां होती है और श्वेत ग्रंथियां होती है, पसीने वाली ग्रंथियां। उभयचर के जो स्किन होते हैं वो मोइस्ट होते हैं यानी कि नम होती है, और इनके स्किन में भी ग्लैंड्स होते हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां यानी कि म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। डी हमारा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो आवर्त 1 में केवल अधातु है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तरंग लंबाई, यहाँ तरंग लंबाई का मतलब है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लोग एक ग्रीक लेटर से दिखाते हैं, बताना है इनमें से कौन है। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। बी हमारा आंसर। अग्रस्त मेरिस्टम, इसी को बोलते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टम यानी कि एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम ये कहाँ पर होता है? रूट एपेक्स पर और शूट एपेक्स पे, यानी कि रूट टिप एंड शूट टिप, तनों के शीर्ष पे और जड़ के शीर्ष पे। तो ए हमारा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 1 के तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन होते हैं। वर्ग 17 के तत्व। वर्ग सरीसृप में, अभी आप लोगों ने देखा, वर्ग सरीसृप में स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं होते हैं, शल्क होते हैं। तो शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा ये हम लोग के अंदर हो जाएगा, यानी कि स्तनधारी के अंदर, ठीक है, स्तनधारी के अंदर। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुओं के बीच में बल काम करता है। ये बल आप जानते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो ये F = G(m1m2)/r² होता है। ये तो आप जानते ही हो। मान लो कि 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, 2 चार्ज है। इनके बीच की दूरी यहाँ पर मान लो कि r है। तो इनके बीच में काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे बोलते हैं हम लोग विद्युत स्थैतिक बल। ये बल बराबर होता है Q1 Q2 बटे में r²। इसको देखो आप, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको देखो कितनी समानताएं हैं दोनों में, दोनों के फॉर्मूले को आप देखो कितनी समानताएं हैं। यहाँ भी दूरी, यहाँ भी दूरी, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ भी एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। यहाँ m1 × m2 है, यहाँ Q1 × में Q2 है। यहाँ देखो दोनों द्रव्यमान है, यहाँ दोनों आवेश हैं। ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण, ये केवल आकर्षण नेचर का होता है, ठीक है, केवल आकर्षी नेचर का होता है। जबकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आकर्षी और विकर्षी दोनों ही नेचर के होते हैं। डिपेंड करते हैं चार्ज का नेचर क्या है। अगर दोनों समान नेचर वाले चार्ज होते हैं, यानी कि दोनों मान लो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तब विकर्षी नेचर का ये बल होता है। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आकर्षी नेचर का होता है। यहाँ जो G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये होता है। यहाँ जो K है इसे बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब ये ऐसा यूनिट होता है चार्ज के लिए। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो 2 द्रव्यमान हैं उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है, यही आपसे पूछा गया था। और यहाँ पर 2 आवेश के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। सोना धातु है, प्लेटिनम धातु है, तांबा धातु है, कार्बन अधातु है। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। pH वैल्यू सॉल्ट का 0 है, मतलब प्रबल अम्ल है।
प्रबल अम्ल है और कमजोर क्षार है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा ए। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास भी होने दे और ऊष्मा का उत्सर्जन भी करे, वो यानी कि वो गर्म भी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलॉय यानी कि मिश्र धातु, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, उसमें हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिश्र धातु है, निकल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज का। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग हवा की स्पीड को बताते हैं, हवा की शक्ति को, स्पीड को बताते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है, स्पीडोमीटर दूरी मापता है, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं होती है। तो टोटल उपधातु 7 है और ये सातों जो उपधातु हैं ये आवर्त 2 से लेकर के 6 में है, यानी आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु नहीं है। इसमें भी आप ध्यान में रखना कि जो आवर्त 4 और 5 है, जो आवर्त 4 और 5 है, इनमें 2-2 उपधातु है, यानी आवर्त 4 में भी 2 उपधातु है और आवर्त 5 में भी 2 उपधातु है। इसके अलावा कौन सा बचा? 2 बचा, 3 बचा, 6 बचा। तो इन सब में एक एक उपधातु है, इन सब में एक एक उपधातु है। टोटल 7 हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी। बाकी ये सारे जो है सदिश राशि है, तो दिशा के अकॉर्डिंग ये सारे नेगेटिव हो सकते हैं। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ये हमारा आंसर। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यहाँ बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्ती लिखा है ना, बिछुआ प्लांट जो है इसी को बोलते हैं नेटल प्लांट। तो नेटल प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों में डंकनुमा बाल होते हैं। यही बाल जब चुभते हैं तो मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण दर्द होता है। तो मेथनोइक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा। मेथनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसके कारण दर्द हुआ है। अब इस दर्द को खत्म करने के लिए इलाज इस प्लांट के आसपास ही होता है, यानी जहां पर ये नेटल प्लांट ग्रो करता है उसी के आसपास डॉग प्लांट भी ग्रो करता है। डॉग प्लांट के पत्ती को रगड़ लो, जहां पर ये बाल चुभा है, जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर डॉग प्लांट के पत्ती को रगड़ लो, ये दर्द से आपको आराम देगा। यानी जहां पर दर्द देने वाले प्लांट हैं उसी के आसपास इस दर्द का इलाज भी है। यदि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V/I बराबर R होता है और ये कांस्टेंट होता है। अगर प्रतिरोध को 2 गुना करोगे तो माफ करना, अगर आप विद्युत धारा को 2 गुना करोगे तो ये जो विभवांतर है ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 फिर खत्म हो जाएगा, तो ये R ही रह जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो प्रतिरोध अप्रभावित रहेगा। लैंगिक प्रजनन में डैश के का शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा, प्लांट के अंदर जो बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन का तो काम होता ही है। और एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा होता है, जिसका काम होता है ट्रांसपिरेशन और गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना ये सही है। और रोमों की सहायता से, जो रोम होते हैं यानी कि हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस से ही निकलते हैं, तो इसकी सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण करना, ये एपिडर्मिस यानी कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका नहीं है। एपिडर्मिस के नीचे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये एपिडर्मिस का काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन के बारे में बताना है, रिडक्शन के बारे में बताना है। मान लीजिए कि कोई एटम है X, ठीक है, कोई एटम है X, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा तो इस पर 1 प्लस चार्ज आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया तो इसके कारण इस पर प्लस चार्ज आया। यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर में देखो इंक्रीमेंट हुआ है ना, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर +1 आ चुका है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। इस X का ऑक्सीकरण हो गया।
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला है, मान लो इसको कोई एक्सेप्ट कर लिया, मान लो कि कोई y है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि अपचयन हुआ, या फिर बोल दो अवकरण हुआ। ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और उपचयन भी बोलते हैं, और रिडक्शन को हम लोग अवकरण भी बोलते हैं और अपचयन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर y का रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर -1 हो गया। तो यहाँ देखो आप लिखा हुआ है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती। प्रोटॉन की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, तो ए और बी दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों में प्रोटॉन लिखा हुआ है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है उपचयन में। देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जब लॉस होगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जित लिखना यहाँ पर तो ठीक नहीं होगा ना, उत्सर्जित नहीं होगा, हम बोलेंगे यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा तो अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ करके जाएगा तो उपचयन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब आएगा परमाणु में तब अपचयन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर उत्सर्जित काट करके ग्रहण लिख दें, ठीक है, कि ग्रहण किया गया, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। उत्तल लेंस है, वस्तु को 2f1 पर रखा गया है, ये है वस्तु AB जिसको 2f1 पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब बना लेंस की दूसरी साइड B है, A', ठीक है, A', तो यहाँ पर देखो आप प्रतिबिंब उल्टा है यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है, और जो एरो का लेंथ दिखाया गया यहाँ पर ये समान साइज का है, यानी कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज समान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, छवि का आकार क्या होगा, पूर्ववत यानी कि पहले जैसा। निम्न में से कौन से कथन सही है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, तो 8, 8, 18, 18, 32 यही होता है। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व, चौथे और पांचवें में 18, 18, छठे और सातवें में 32, 32। हमसे चौथे और पांचवें पूछा है तो 18 तत्व ए सही है, ए सही है। जो सातवां आवर्त है उसमें 32 तत्व है और छठे वाले में 32 है, यहाँ पर 33 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सातवां आवर्त अपूर्ण है, ये चीज़ सही है, लेकिन इसमें 32 तत्व है, 33 नहीं। छठे आवर्त में 32 तत्व है तो सी सही है, ए और सी सही है, ए और सी। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। हमारे आवर्त सारणी में जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है वो कौन से तत्व है। धातु में है मरकरी और अधातु में है ब्रोमीन। कमरा का तापमान हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कहीं पर 25 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 20 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, यही दोनों होता है। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बोल दो गलनांक, ये नेगेटिव होता है। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव होता है, जबकि कमरे का तापमान तो इतना है। उसके बाद सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया और गैलियम हो गया। फ्रांसियम तो हमारा रेडियोधर्मी तत्व है, जो सीजियम है और गैलियम है और ये फ्रांसियम है। इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कमरे के तापमान के आसपास ही होता है, कमरे के तापमान के आसपास ही होता है। 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्रांसियम रेडियोधर्मी तत्व है। सीजियम और गैलियम को जब हम हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर सीजियम और गैलियम हो जाएगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसीलिए ये पिघल जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो एक चली हुई गोली, क्योंकि इसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, चली हुई गोली के पास स्पीड बहुत ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा इनके पास अधिक होगी। वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। वायु नहीं होगा, गैस होगा। गैस की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा है आयोनाइज्ड गैस, यानी कोई गैस है उसी को आयोनाइज कर दो तो प्लाज्मा स्टेट हो जाएगा।
तो डिपेंड करता है गैस पर कि गैस कौन सी है। गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आयोनाइज्ड होने के बाद कौन से रंग के साथ ये चमकने वाली है प्लाज्मा स्टेट में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। pH मान 14 है यानी कि क्षारीय है, प्रबल क्षार हो गया एक तरह से ये। pH मान 14 मतलब ये बना होगा मजबूत क्षार से और कमजोर अम्ल से। तो बी आंसर। जीवाश्म काल यानी जीवाश्म का एज पता लगाने के लिए एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। ये हो जाएगा समस्थानिक। कार्बन डेटिंग का आपने नाम सुना है, कार्बन डेटिंग। इसका इस्तेमाल होता है जीवाश्म के उम्र को पता लगाने के लिए, फॉसिल के एज का पता लगाने के लिए। और इस कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन का जो आप लोग जानते हो वो C12 होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट है कार्बन का समस्थानिक। ये रेडियो एक्टिव नहीं है। कार्बन 14 है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, समस्थानिक है कार्बन का। डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सारे के सारे धातु हैं, जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे धातु हैं, और धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कुचालक नहीं होते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि तुलनात्मक रूप से बताओ कि कौन कुचालक है सारे सुचालक, लेकिन तुलनात्मक रूप से बताना है कि कौन कुचालक है। चांदी सबसे अच्छा, धातुओं में सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा के लिए भी, विद्युत के लिए भी। सोना भी अच्छा चालक है, कॉपर भी अच्छा चालक है ऊष्मा के लिए, एल्यूमिनियम भी अच्छा चालक है, और आयरन भी। इन सब के बाद बोल सकते हो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के बाद, एल्यूमिनियम के बाद आयरन अच्छा चालक है। ये जो लेड है और जो मरकरी है तुलनात्मक रूप से ये ऊष्मा के कुचालक हो जाएंगे। गैस स्थिरांक यानी कि गैस कांस्टेंट R का मान क्या है? R से दिखाते हैं गैस कांस्टेंट को। जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आदर्श समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT में, यहाँ जो P होता है प्रेशर में होता है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं पास्कल में। V होता है वॉल्यूम, वैल्यू पुट करेंगे मीटर क्यूब में। N होता है नंबर ऑफ मोल, R होता है गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू ये होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक दो बार मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यू आप ध्यान में रखो, आपसे पूछा जा सकता है। 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और T होता है टेम्परेचर, जो कि हम लोग यहाँ पर केल्विन में पुट करते हैं। पराग कण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पराग कण बनते हैं पराग कोश में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो ग्रुप नंबर 16 के सारे तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यही सारे तत्व हैं। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है ये बढ़ता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा पोलोनियम हो जाएगा, उससे छोटा टेल्यूरियम, उससे छोटा सिलेनियम, उससे छोटा सल्फर, सबसे छोटा ऑक्सीजन। तो हमारा सही क्रम बी हो जाएगा। यहाँ जो टेल्यूरियम है और पोलोनियम है ये उपधातु है, जिसमें कि जो पोलोनियम है ये है रेडियोधर्मी उपधातु। स्तनपाइयों में यानी कि मैमल्स में, तो मैमल्स में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि हमारे त्वचा में होती है और बाल होते हैं, तो ये स्तनपाई। शल्क के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, शुष्क होती है रेप्टाइल्स के अंदर यानी कि सरीसृप के अंदर। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है बर्ड्स के केस में। देखो बर्ड्स के पूरे स्किन में ग्लैंड्स नहीं है। बर्ड के केस में केवल एक ही ग्लैंड होता है उसके पूंछ के पास, ठीक है। प्रीन ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीट करता है ऑयल को, यानी ये जो है एक तरह का तेल ग्रंथि है। तो हम इसके स्किन को भी बिना ग्लैंड वाली स्किन ही बोलते हैं बर्ड्स के केस में। तो ये हमारा इस सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो पार्ट 56 समाप्त होता है, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा पार्ट 57 और ये सीरीज समाप्त हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर इस QR कोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच।